देखिए, जैसा कि अजय जी ने कहा कि जो कुरीति उत्पन्न हुई है, उसको खत्म करने का मतलब है कि हमला धर्म पे करना होगा, धर्म की जड़ें कमज़ोर होंगी। मेरा ये मानना है कि उस कुरीति को खत्म करने के लिए धर्म पे किसी हमले की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि धर्म अलग है और वो कुरीति अलग है। ये अलग बात है कि अधिकतम समाज के लोगों ने उसको जो है, उस कुरीति को हमारा एक धार्मिक हिस्सा मान लिया है। वो हमारा धार्मिक हिस्सा नहीं है। और मैं इससे तो 1-2 कदम और आगे बढ़ के ये कहना चाहता हूँ कि आज के समय में धार्मिक लोग बहुत कम बचे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सब धर्म का दिखावा है, धर्म का लोग छलावा कर रहे हैं। वही तो कंप्लीट अक्षय जी मुझे बोल लेने दीजिए। पाखंडी लोग ज्यादा बचे हैं। जी अक्षय जी मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप इस बात को बोलिएगा। अजय जी ने जैसे बड़ी सुंदर बात कही कि जब कोई व्यक्ति किसी समाज के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, तो उसकी चेतना जागृत होगी, और चेतना जागृत होगी तो वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और असल में ये जो कुरीति है वो इसी माध्यम से समाप्त भी हो सकती है। जब तक इंसान की चेतना जागृत नहीं होगी तब तक ऐसा समाप्त नहीं हो सकता है। और धार्मिक कौन है? धार्मिक वही व्यक्ति है जिसकी चेतना जागृत है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिस व्यक्ति की चेतना जागृत है वो धार्मिक है, और उसका उस कुरीति से कोई लेना देना नहीं है। वो कुरीति उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। तो कुरीति को खत्म करने के लिए धर्म पे किसी भी तरह के हमले की जरूरत नहीं। तो ठीक है, सिर्फ मेरा स्टैंड है, मैं इसको कहना चलिए ठीक है। मैं आप मतलब ये कह रहा हूँ कि एक धार्मिक व्यक्ति का निर्माण उसकी चेतना से होता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो इसका नहीं, मैं इस पे अपनी बात रख लीजिए। आप मैं हाँ इस बात को बताइए। मुझे लगता है कि जितना इन्होंने बातें कही उनमें से कई प्रश्नों का उत्तर हमने पहले सवाल के जवाब में दे दिया था। धर्म और जाति में क्या संबंध है और कैसे कैसे। मैं बस ये कहना, मैं जो अपना पॉइंट रखना चाहूंगा वो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति अगर जाति से आजाद होना चाहता है तो शिक्षित होगा, किताबों को पढ़ेगा, संगत में रहेगा, अपनी चेतना को जागृत करेगा, और जब वो एक तार्किक प्रक्रिया अपनाते हुए सोचेगा, चिंतन मंथन करेगा, ईमानदारी से सब कुछ करेगा। मतलब चेतना जागृत तभी होती है जब ईमानदारी से चीजों को करते हैं और अपनाते हैं अपने जीवन में, उसको उतारते हैं। तो सब कुछ करेगा तो ऐसा भी आएगा, और जरूर आएगा निश्चित तौर पे, कि वो धर्म को भी छोड़ देगा। मैं ये पहली पॉइंट तो मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट जो इनका कहना है कि जिसकी अंतः चेतना जागृत हो जाती है वह धार्मिक है। मेरा कहना यह है कि जिसकी अंतः चेतना जागृत हो जाती है वो क्यों भाई, उसको धर्म की भी क्या जरूरत? उसके लिए तो दुनिया का हर धर्म खत्म। उसके लिए तो सब कुछ इंसानियत है। उसके लिए तो सब कुछ धर्म का आवरण जो बना है, धर्म का आवरण, उसका साथ तो सारे धर्मों का एक ही है कि इंसानियत, प्रेम, सबसे लगाव। लेकिन जो उसका आवरण बना है उसके कर्मकांडों के माध्यम से कि आप ऐसे रहेंगे, इस तरह से रहेंगे, इस तरह से वैवाहिक पद्धति, आपकी पूजा अर्चना की पद्धति जो भी है, तो ये सारी चीजें जो होंगी जब जिसका अंतर चेतना जागृत हो जाएगा उसके लिए तो सब कुछ निर्मूल है, निरर्थक है। उसको तो ये चाहिए ही नहीं। उसके लिए तो सब, इस मंदिर में जाएगा तो लड्डू खा लेगा, उस जगह पे जाएगा तो सेवैया खा लेगा, सब बराबर है उसके लिए। तो मेरा कहने का भाव है जिसकी सच्ची अंतः चेतना जागृत होगी वो दुनिया के किसी भी जन्मजात पहचान को, जो धर्म भी है, क्योंकि आपकी जन्म लेते ही मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको अर्जित कर रहे हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, हमको आप इस्लाम में शामिल कीजिए, ये कर रहे हैं हमको आप वो करें। आप जन्म लेते हैं उसके पात्र बन जाते हैं क्योंकि आप जन्म ले रहे हैं। तो वो सारी जन्मजात पहचाने अंतः चेतना जागृत होने पे अपने आप खत्म हो जाती है। तो मैं एक मिनट रुकिए, आप दोनों बहुत ज्यादा बात को खींच रहे हैं। ठीक है, एक मिनट वाली बात कहता हूं कि इन्होंने एक बात कही कि जिसकी आंतरिक चेतना जो है जागृत है उसको धर्म की जरूरत क्या है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को धर्म की जरूरत नहीं है जिसकी अंतर चेतना जागृत है। हाँ, धर्म को उस व्यक्ति की जरूरत जरूर है जिसकी अंतर चेतना जागृत है। मैं उसका कारण ही बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति की अंतर चेतना जागृत है वो व्यक्ति अपने जीवन में जो करता है उसको अगर लोग फॉलो करें, वो उसके जो जीवन के कर्म है वही धर्म है, दूसरे व्यक्तियों के लिए वही धर्म है। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भारत देश की जो कथाकथित जातियां हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाए हुए हैं या बनाने की होड़ में लगी हुई है, उनकी अंतर चेतना आज तक जागृत नहीं हुई थी। बिल्कुल, जिसके अंदर श्रेष्ठता का भाव है उसके अंदर कोई अंतर चेतना जागृत नहीं है। आप लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात कह लेता हूँ। अपने समाज में या बहुतेरे समाजों में मैंने ये बात सुनी है, आप भी शायद मुझसे सहमत हो इस बात पे। मैंने ये बात सुनी है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो ये ऊंच नीच और पाखंड कहाँ से रहा है? मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोग हैं कितने दुनिया, कुछ लोग दिखावा भी तो करते हैं, सिर्फ दिखावटी दुनिया रह गई है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उसमें बात ये है ना, जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो बोलूँ, मैं इसमें बात कहूँ कि मैंने शशांक जी की बहुत सारी बातों से असहमति है, लेकिन मेन पॉइंट पर आते हैं। एक होता है समाज का सरल समझ, आदमी भोला है, सबकी भलाई चाहता है, सब अच्छे से रहे, खुशी से रहे। एक समाज की स्वाभाविक भोली भाली सरल सी समझ, ठीक है। लेकिन समाज इस सरल समझ पे काम नहीं करता क्योंकि उसके अपने रिश्ते, अपने संबंध जिस तरह से चलता है, उसके भीतर नियम, अप्रत्यक्ष नियम, सामने दिखने वाले नियम, ये सब बहुत जटिल तरीके से काम करते हैं। इतने जटिल तरीके से काम करते हैं कि अगर आप किसी ब्राह्मण से कह दीजिए या किसी हरिजन से कह दीजिए कि हमें ब्राह्मण या हरिजन से शादी करनी है, तो एक भोला भाला व्यक्ति जो सबकी भलाई चाहता है वह भी कहेगा कि नहीं, ब्राह्मण में ही शादी होगी, अच्छा आदमी होगा वो,
ये चीजें अध्यारोपित की गई है ना उस व्यक्ति के मानसिक सुनिए चीजों तो पे। आप पूरी बात तो सुनिए। वो अच्छा आदमी है, ठीक है, लेकिन समाज की जो जड़वत समझ है, जो उसके सबसे गहरे संस्थानों से निकलती है, और जिसमें दुनिया का आज तक का सबसे गहरा सिस्टम और संस्थान धर्म है, तो उससे जो उसकी समझ निकलती है वो उससे गवर्न होता है। और जब उससे प्रशासित होता है तो अच्छा आदमी, भला आदमी, ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण लोग अच्छे नहीं होते हैं या हरिजन लोग अच्छे नहीं होते हैं, भले होते हैं, लेकिन अपने जीवन को प्रशासित वो उस माध्यम से करते हैं और इस तरीके से वो चीजें वैसे अपनाते हैं जो अपने आप भेदभाव को प्रतिस्थापित करते हैं। तो इतनी बड़ी चर्चा पर चर्चा के बाद भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस चीज पे पहुंचे हैं क्या कि जो जैसे आप कुछ 2-3 चीजें समझ में आई मेरे, जैसे कि समय सही करेगा, ठीक? नहीं, ये बात नहीं, मैं इस बात से इनके सहमत नहीं। मैं, आप इस चीज को देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात समझ में आई। नहीं, हाँ, मैं समय से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। समय से आप सहमत नहीं है, समय से ये सहमत मैं, आप देखिए, शशांक जी समय पे छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज, आप किस पे सहमत थे? मैं बता रहा हूँ, जाति प्रथा और जाति प्रथा से उत्पन्न होने वाली जितनी बीमारियां हैं, हाँ, उनको खत्म करने के लिए सांस्थानिक तौर पे बहुत काम हुए और लगातार हो रहे हैं अभी भी। तो बड़ी लंबी चर्चा हो गई और खैर ऐसी बातों पे चर्चा लंबी होनी चाहिए। बहुत सारी अच्छी बातें हमने समझा, बहुत सारा निष्कर्ष भी निकला। तो मैं चाहता हूं कि अब निष्कर्ष आप लोग कम शब्दों में जल्दी जल्दी बताएं कि आखिर ऐसी कुरीतियों को हम लोग जो जातिगत व्यवस्था है, जो जातिगत कुरीति है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी मतलब कैसे दूर कर सकते हैं, और जल्दी से इस चीज का निवारण चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। जैसे अजय जी ने शुरुआत करते हैं। अजय जी से देखिए, जल्दी से ये कुरीति है और बहुत गहरी कुरीति है, आज की नहीं है, हजारों साल की कुरीति। तो इसका जल्दी से निवारण होना तो अभी जिस हाल फिलहाल में लोग चल रहे हैं तो दिखता नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि हमने नियम कानून बहुत अच्छे बना दिए हैं, किताबों में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन व्यवहार के लेवल पर जो प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कहां शुरू होता है? परिवार के स्तर से, समाज के स्तर से, विद्यालय के स्तर से, राजनीति के स्तर से, समाज के स्तर से, पंचायत के स्तर से। तो जो समाज व्यवहारिक होना चाहिए इन कुरीतियों के खिलाफ, उस तरह से व्यवहारिक समाज है नहीं। और बहुत छोटे लोग हैं जो चीजों को समझ जाते हैं किताबों के माध्यम से, कुछ अच्छी संगत के माध्यम में, या अच्छी यूनिवर्सिटी जेएनयू में चले गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए, तो यहाँ से चीजों को समझ जाते हैं, उनका जीवन तो चलिए बदलाव हो गया। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, परिवार, विद्यालय, छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे संस्थान, सबसे जरूरी चीज तो हमारी राजनीति जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह किस तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। इटावा में जो प्रकरण हुआ, जो मैंने बहुत अच्छे से उसको नहीं सुना, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं उसके बाद क्या होना चाहिए था। ठीक है, एक व्यवहारिक जो कानून है, कानून के हिसाब से गिरफ्तारी और जो भी, उसके बाद से ये होना चाहिए था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, अगर सही पॉलिटिकल पार्टियां होती तो सबकी सब पॉलिटिकल पार्टियां मिलती और कहते कि उस पूरे इलाके में ऐसा क्या है कि ऐसा जाति प्रथा कि ब्राह्मण लोग के एरिया में एक यादव जाति का या कोई आ गया तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसमें एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार का या इन सारी बातों को लेकर के लोगों को संवेदनशील बनाने का एक अभियान चलना चाहिए। कम से कम 1 साल 1.5 साल नौजवानों से बात होता, बूढ़ों से बात बहुत होता, अच्छी बात आपने जितने कही। प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेख लिखते हैं, जो समाज के जागरूक लोग हैं, पत्रकार हैं, सबको ले जाया जाता वहां पे, एक मंच बनता, कुछ दिन तक जिस तरह से वर्कशॉप होता है वर्कशॉप होता। अजय भाई, ये सारे जो तंत्र हैं, ये हम और आप नहीं कर सकते। ये सारा पावर हमारे टैक्स के पैसे पे सरकारों को अधिकार मिला हुआ है, वह काम करें, लेकिन ये सारे काम सरकार क्यों नहीं करती है? ठीक है, थोड़ा सा मैं यहीं रोकना चाहता हूं। क्यों नहीं करती अजय भाई, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है कि जाति, लास्ट में बात कह रहा हूं कि जाति एक भेदभाव मूलक समाज बनाता है, और जाति के पीछे जो भेदभाव मूलक समाज बना रहा है, और जाति के अपने अपने पहचान के पीछे अपना अपना समूह है, और जाति के आधार पर वोट की गोलबंदी करना, वोट की गोलबंदी, सुनिए बहुत बढ़िया नहीं, वोट की गोलबंदी करना जितना आसान काम है, जितना आसान काम है, वो समझ जाइए कि मिठाई खाने जितना आसान काम है। लेकिन वहीं पर अगर आप कहते हैं कि भाई सबको फ्री में शिक्षा दें, सबको स्वास्थ्य दें, हाँ, एक अच्छा काम करें, ये समाज के लिए बहुत मुश्किल है। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती हैं, वो वोट की गोलबंदी के लिए जाति को जिंदा रखी है, और इसलिए जाति बनी हुई। तो मैं, ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात कही और बहुत ही सही बात कही आपने। मैं इस पे छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा कि क्या हमें इन जाति जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए और कड़े कानून की जरूरत नहीं है? नहीं, कानून से देखिए, सामाजिक जो चीजें होती है ना, समाज का जो नियम कानून होता है, उसके लिए एक डिटरेंट नाम का कानून होना चाहिए। कानून है, अगर कोई व्यक्ति, मेरी बात सुनिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत ही सुप्रीम समझ रहा है, कोई अपने आप को बहुत बड़ी जाति वाला समझ रहा है, और वो उसको प्रताड़ित कर रहा है जिसको वो नीचा समझता है, तो क्या यहाँ कड़े कानून की जरूरत है? ऐसा कानून है, मैं जानता हूँ कि है, लेकिन इसे और कड़ा बनाने की, मतलब लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सूली चढ़ा दीजिए आप उसको, लेकिन लोगों को उस कानून के खिलाफ मतलब जागरूक करने की जरूरत है कि नहीं है? ऐसा अभियान होना चाहिए कि नहीं? आप एक बात बताइए, दहेज प्रथा के प्रति कानून है कि नहीं? एकदम है।
कानून है ना। आज धीरे धीरे दहेज प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है, आप देख लीजिए इस क्या बात करते हैं महाराज। आईएएस अधिकारी, शिक्षित सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति, कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा समझ, जज जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज्यादा समझ, नेता जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सबसे, नेता की तो आप बात ही मत कर आप वो जो आप जिसने आपने लालची शब्द का इस्तेमाल किया ना, यही जो मोटे मोटे शब्द है, मूल्य है हमारे समाज में, यही ये इन मूल्यों को आप कानून से खत्म नहीं कर सकते भाई। इससे क्या कानून से कोई लालची व्यक्ति जैसे मैं कैसे कानून खत्म कर सकते हैं? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कानून से कैसे खत्म किया था। हाँ बताइए। जैसे दिल्ली में बहुत पहले एक नियम आया था कि जो अपने जो इधर जो आसाम साइड के जो भी उधर के लोग थे, नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग थे, तो दिल्ली में एक था कि भाई चिंका चिंकी उनको बोलते थे, बहुत ही गलत वर्ड था वो। तो उसको दूर कर भाई बहुत चीजें उससे बहुत ही प्रताड़ित हुए वो लोग, और वो भाई अपने आप को अलग समझने लगे, बहुत सारी चीजें हुई। तो एक कानून पास हुआ कि भाई जो भी इस शब्द का उपयोग करेगा और अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो उनको इतने साल का जेल हो गया, चाहिए चीजों का। और आज मैं समझता हूँ कि दिल्ली में एक तरह से बंद हो गया। मैं समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया। आप मुझे बताइए कि जाति को लेकर के क्या कड़े कानून नहीं है भारत में? कड़े कानून है पर जागरूकता नहीं है। अरे भाई, जागरूकता सरकार ही तो करवाएगी। अच्छा, अंतरजातीय विवाह का है व्यवस्था, सरकार भी चाहती है, सरकार भी चाहती है अंतरजातीय विवाह हो, लेकिन मुझे बताइए, प्रति जागरूकता। अच्छा जी आप मुझे बताइए, आप एक सर्वे कीजिएगा, मैं आपको देता हूँ। इस पडरौना में जितने शिक्षित लोग हैं उनसे जा करके पूछिए कि भारत में आप 10 या 5 कानून का नाम बताइए जो भारत में चल रहा है। लोग नहीं बताए। वही तो मैं जागरूकता की बात कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। मेरे पूरी अरे भाई पूरी मुझे पूरा बात तो कंप्लीट करनी चाहिए। कानून बहुत है और ये भी जरूरत नहीं है कि पूरा नागरिक समाज सारे कानून को याद करे। नहीं, याद करने की बात, कानून तो अपनी जगह पर है और हर चीज के कानून बने हुए तकरीबन। आप कानून से समाज के जो भेदभाव है ना और समाज की जो विसंगतियां हैं उसको आप एक जगह तक डिटर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। और हर नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारे कानून को याद करे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, नहीं है, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, जहां पर गलतियां दिखती हैं सामान्य भेदभाव, जैसे सामान्य भेदभाव है वहां बोले। अगर कोई अगर ऐसा है तो एकदम बोलना जरूरी है। आप नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा तो ये कुर्तियां और बढ़ेंगी। हमने मौका कैसे दे दिया कि वो लोग आज आके आपको बोल रहे हैं, हमें आपके दबने के वजह से तो हुआ है, कैसे कोई कह दे रहा है? नहीं, इसमें दबने वाली बात नहीं। क्यों नहीं? ये चीजें अगर आज हम ऐसा थोड़ी कि आज ही हम शिक्षित हुए हैं, कितने साल से शिक्षित हो रहे हैं? 50 साल पहले शिक्षा का आगमन हो गया था देश में। आप एक बात बताइए, 50 साल पहले शिक्षा का नहीं, शिक्षा तो बहुत प्राचीनतम से चल रही है। जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ, जो आजकल इंग्लिश शिक्षा चल रही है भाई, कि हम ये शिक्षा पे हम लोग अलग दिन बहस करेंगे। वो मैं समझ रहा हूँ, अलग बात है। चलिए समय देते हैं, बहुत लंबा खिंच गया। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं दबने वाली, आप मुझे बताइए कि आप सर्वे कीजिएगा, मैं आपको छोड़िए सर्वे कहता हूँ। आप ब्राह्मण जाति को छोड़ के जितनी जातियां हैं भारत में, सिर्फ ब्राह्मण जाति को आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने पूरी बात तो सुनिए। ब्राह्मण जाति को छोड़ दीजिए, जितनी जातियां हैं भारत में, ब्राह्मण जाति को ले लीजिए। बिहार में आप हमारे चले जाइए, यूपी में चले जाइए, आप सर्वे कीजिए और पूछिए कि आप किस व्यक्ति से अपने यहाँ कथा करवाना चाहेंगे। क्या यादव हो, हरिजन हो, ब्राह्मण हो? मैं आपको बता रहा हूं कि 95% लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण आके कथावाचक करेंगे। और अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति अगर कथा जाके कहे तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कह रहा है ना भाई, उसकी इच्छा क्या है, ब्राह्मण कह रहा है ना। आप अगर मैं मानता हूं, ठीक है, यहाँ मैं छोटा सा टोकता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए, और सदांग जी आप भी इस बात पे मत दीजिएगा, इस बात को कहना बहुत जरूरी है। मान के चलिए ब्राह्मण गए, ठीक है भाई, पंडित उस चीज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत प्राचीन समय से कर रहे हैं, इसलिए आज उनकी वहां पे जरूरत है। लेकिन क्या एक दूसरा वर्ग का क्यों जरूरत है उनकी वहां पे? सुनिए तो मैं मेरी पूरी बात कंप्लीट कर लीजिए। दूसरे जाति का व्यक्ति अगर उतना ही सक्षम है, उतना ही उस चीज को जानता है, शास्त्र के बारे में जानता है, उपनिषद पढ़ा है, गीता पढ़ा है, बहुत अच्छा उच्चारण करता है, उस चीज को कनेक्ट करता है सचमुच भगवान से, तो क्या वहां पे वो नहीं? ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। आप इस थोड़े सी बात को समझ जाइए कि इस बात को आप समझते हैं ना कि दुनिया में हर जाति का व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, अगर वो चाहे तो चाहे। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारा समाज जब कथावाचक के बारे में सोचेगा, जितना वो जागरूक है, जितना चीजों को समझता है, इसी चीज को तो बदलना है। अरे भाई वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब वो कथावाचक के बारे में सोचेगा, जब वो सोचेगा कि हमारे विवाह कौन कराए, मृत्यु संस्कार कौन कराए, तो आप बताइए, सर्वे करके देखिए, 95% लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ ये सारे जो काम है वो ब्राह्मण करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? जबकि उसे पता है कि यादव भी बहुत बढ़िया कर सकता है, इसे पता हरिजन भी बहुत बढ़िया करेगा। यहाँ मैं आपको एकदम रोकूंगा, क्योंकि उतने लोग यादव वर्ग में है ही नहीं कि भाई उस चीज को कर सके। क्या मैं कितने, अच्छा ये बताइए, हम लोग के दोस्त हैं, मुझे अगर कथा करानी हो, आप कथा कर देंगे जाके? क्या? अगर आप कथा कह देंगे, बोलिए ना, मुझे अपने घर में कथा करानी है, तो क्या आपको जानकारी है उस कथा की? ठीक, मैं समझ गया। पर अगर कोई यादव वर्ग का व्यक्ति है, अगर वो कथा कहना चाह रहा है, मैं अपने घर बुलाऊंगा उसको। अच्छा, मैं बुलाऊंगा। मैं आपको कहना चाह, आप जो आप प्रश्न कह रहे हैं उस प्रश्न का मैं थोड़ा और खोल देता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज में या दूसरे समाज में इतने ज्यादा लोग कथावाचक नहीं है, जिसकी वजह से ब्राह्मण या कोई भी समाज कहे कि भाई आप उस जाति से लोग, किसी भी वर्ग में, मैं आपको खोल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी खोलते हैं और इस यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि जो निचली जाति के लोग हैं वो लोग कथावाचक बनेंगे और उनको 5,000 रुपए 6,000 जो उनको मिलता है वो मिलेगा, और बहुत जत्थे से कथावाचक निकल के आ रहे हैं।
अब मुझे आप बताइए, अब अगर प्रश्न खड़ा होता है, सर्वे करके देखिए कि किससे आप कथा सुनना चाहते हैं। यादव समाज के लोग कहेंगे 95% हम ब्राह्मण से सुनना चाहते हैं। हमारी शादियां कौन कराएगा? हम ब्राह्मण से करवाना चाहते हैं। हमारा मृत्यु संस्कार कौन कराएगा? हम ब्राह्मण से करना चाहते हैं। ये यादव समाज का लोग कहेगा, जहां पर सबसे ज्यादा कथावाचक होंगे। इसलिए कहेगा क्योंकि जाति के आधार पर जो रुग्णता है, जो जड़ता है, उसको जिस तरह से खत्म होना चाहिए वह अभी अब तक कमजोर हुई है, लेकिन कम आगे कम होगी। और जिस तरह से चेतना बढ़ेगी लोग कम करेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करता हूं कि ये शादियों में ब्राह्मणों को आना चाहिए। नहीं, उनकी भी जरूरत है, जो भी योग्य है उनको आना चाहिए। आने का मतलब कि वो आगे वो करवाएं, जो है वो आए, मेरा कहने का मतलब है। लेकिन जब आप ऐसी बातें बोलते हैं और करते हैं तो आप समाज में एक इतना बड़ा पत्थर डाले को आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहुत से लोग डर से बोलते भी नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं उसको स्वीकार करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। प्रोफेसर को सब कुछ नहीं पता है, एकदम पता है। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर सब कुछ नहीं पता है, हिस्ट्री के प्रोफेसर को आईएएस को सब कुछ नहीं पता जो पढ़ा है, लेकिन उसे समाज की स्वीकार्यता का डर है। और जिस स्वीकार्यता का डर नहीं, वो आजाद इस ख्याल से जीते हैं। लेकिन समय आएगा कि हमारे जैसे आजाद ख्याल लोग बहुत अच्छी बात, यही बात हर युवा जब बोलेगा तब समाज बदलेगा। और अब यह वक्त है जब वो युवा कदम उठाएगा और जातियों जैसी कुरीतियों को, मैं आप पे भी आ रहा हूँ शशांक जी, अभी आप ही बात सुनने वाले हैं, और ऐसी कुरीतियों को हम दूर कर सकते हैं ऐसी सोच के माध्यम से। अब शशांक जी आप बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अजय जी आप सहमत हैं? सबसे पहले सहमति छोड़ दी। हाँ, बहुत ठीक है, बहुत सहमति छोड़ दी। मैं अपनी बात ये कहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि ब्राह्मण की जरूरत क्या है शादियों में। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अगर जिसको वैदिक रीति रिवाज से शादी नहीं करना है, जिसको कोर्ट मैरिज करनी है, जिसको बौद्ध धर्म से करना है, जिसको किसी भी रिलीजन से, इस्लामिक रिलीजन से करना है, वो स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। और न ही ब्राह्मण ऐसा थोप रहा है कि मेरी जरूरत आपको है। तो ये सवाल अप्रासंगिक हैं और आप ऐसी चर्चाएं सिर्फ पॉलिटिकल दबाव में हो रही हैं। ये सारे कर्म पॉलिटिकल दबाव में हो रहे हैं। ये चर्चाएं पॉलिटिकल दबाव में हो रही है, दो पक्ष जाके मार कर ले रहा है और चीजों को खराब कर दे रहा है देश में, और पॉलिटिकल दबाव में हो रहा है। बिल्कुल पॉलिटिकल दबाव में हो रही है। कुछ लोग अपने धर्म को छोड़कर चले गए, वो पॉलिटिकल दबाव था। आप बताइए शशांक जी से पूछिए कि इतना बोल बात क्यों कर रहे हैं भाई, घुमा क्यों रहे हैं आप? हमारी बात सुनिए।